हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। एमपीपीएससी के पेपर थर्ड में साइंस सेक्शन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जिस सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं वो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर करें फिजिक्स के साथ में। सिलेबस को मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूँ। 10 यूनिट्स में से ये हमारी पहली यूनिट है और जहाँ पर हम इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है भौतिक राशियाँ, मानक एवं मात्रक, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड एंड यूनिट्स। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम यही जानेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, मानक मात्रक क्या होते हैं, किस प्रकार से मापन किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। मैं भी पॉसिबल आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे से हम इसे समझने वाले हैं। लेकिन मैं फिजिक्स की शुरुआत करूं उससे पहले हमारे मन में एक जो प्रश्न आना चाहिए वो ये कि साइंस क्या होता है, यानी कि जो विज्ञान है उसकी भी तो अपने आप में कुछ परिभाषा होगी। फिजिक्स की परिभाषा पे मैं बाद में जाऊं, उससे पहले एक परिभाषा निकल कर आएगी, वो है साइंस की परिभाषा क्या होगी। तो अगर सरल शब्दों में समझे तो साइंस मतलब होता है लॉजिक, तर्क या कारण। यानी कि अगर आपको जिस चीज के पीछे कारण मिल जाए वही क्या है, साइंस है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये फैन आपको यहाँ पर घूमते हुए दिखाई दे रहा होगा। अगर ये फैन घूम रहा है, मैं यहाँ पर इसके बटन ऑन ऑफ करता हूँ, तो इसका मतलब ये चमत्कार तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ यानी कि बटन से कनेक्शन इसका टूट रहा है करंट से, इसलिए बंद हो रहा है। बाकायदा इसमें विद्युत धारा आ रही है तभी जाकर ये चल रहा है। यानी कि इसके पीछे मेरे पास में तर्क है कि पंखा घूम क्यों रहा है। ये हर चीज में होता है। हर चीज के पीछे अगर लॉजिक मिल जाता है तो वो क्या है, साइंस हो जाती है। ये हम ऐसा नहीं कह सकते एक प्रकार का चमत्कार है कि यहाँ पर बटन दबा रहे, पंखुड़िया चल रही है, फिर बटन दबा रहे, बंद हो रहा है। इसके पीछे हमारे पास क्या है, बाकायदा लॉजिक है। और अगर हम लॉजिक देखें तो जैसे कि हृदय का धड़कना, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीजें धक धक करती रहती है, आवाज आती रहती है, हमें नहीं पता। हमारे पास बाकायदा लॉजिक है कि हृदय इसलिए धड़कता है कि इसके पास जो धमनियां होती हैं या जो शिराएं होती हैं उससे जो रक्त आता जाता है उसको पूरे शरीर में अच्छे खासे तरीके से प्रेशर करने के लिए हृदय धड़कता है, ताकि हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है उसका प्रवाह बना रहे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं हर चीज के पीछे क्या दे रहा हूँ, आपको लॉजिक दे रहा हूँ। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अपने मोबाइल में वीडियो भी देख रहे हैं तो उसके पीछे भी लॉजिक है कि आपके पास बाकायदा नेट एमबी है, तो उसके कारण आप चला पा रहे हैं। आपका नेट खत्म होगा तो आप वीडियो भी नहीं चला पाएंगे। तो हर चीज के पीछे जहां पर लॉजिक दिख जाए वो साइंस है। या फिर हम यूं कहें दूध का फटना, तो दूध का फटना कोई अजीब चीज तो नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, जब गर्मी बढ़ती है या गर्मी कम होती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बाकायदा अपना जन्म लेने की जगह मिल जाती हैं, और जिससे वो क्या करते हैं, दूध को बारीक बारीक रेशम तोड़ देते हैं और हमारी नजर में वो क्या होता है, दूध का फटना। अब यहाँ पर मैंने जो 3 एग्जाम्पल बताया उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल था फिजिक्स का, ये है यहाँ पर केमिस्ट्री का, और ये है बायो का। यानी कि कुल मिला के ये कि हर चीज के पीछे जहां पर लॉजिक दिखे वो क्या कहलाता है, साइंस या तर्क या कारण होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हर चीज के पीछे जहां पर साइंस वो क्या हो जाएगा, यानी कि लॉजिक, कुल मिला के वो हो जाएगा आपका साइंस। ये एक सामान्य सी परिभाषा है, सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। अब जो साइंस है उसमें मोस्टली 3 सब्जेक्ट आते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं आपको जिस टॉपिक पर सबसे पहले चर्चा करने वाला हूं वो है फिजिक्स। अब सबसे पहले हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन उभर कर आता है कि फिजिक्स क्या होती है, यानी कि भौतिकी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो बहुत सी बार ये सुनने को मिलता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस डेफिनेशन को मैं आपको डिटेल में समझाऊं उससे पहले इस चीज को समझिए कि हम कहते हैं कि ये चीज भौतिक रूप से हमें दिखाई दे रही या फिजिकल रूप से हमें दिखाई दे रही। कुल मिला के वो हर वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज क्या कहलाती, भौतिक वस्तु कहलाती। इतना आपको पता होगा। यानी कि आपके हाथ में मोबाइल है या अभी आप अपने घर में कहीं पर भी नजर दौड़ाएंगे, जो सारी चीजें दिख रही है वो क्या है, भौतिक है। तो कुल मिला के यहाँ पर भौतिकी में भी यही होने वाला है। इसमें हम चीजों के अंदरूनी ज्ञान की बात नहीं करते हैं, इसमें हमको जो चीजें बाहरी रूप से दिखाई दे रही उसकी बात करते हैं।
अंदरूनी ज्ञान के लिए तो फिर आपका बायो और केमिस्ट्री बचता है। यानी कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट हैं जिसमें हम बाहरी चीज को देखते हैं। तो ये एक मोटी मोटी बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म्स है कि द्रव्य और ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, ये क्या चीज है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई लकड़ी लेता हूँ, उसको अगर मैं जलाता हूँ, लकड़ी को जलाने के बाद में उसके ऊपर मैं बकायदा अपने लिए चाय बनाता हूँ। अब होगा क्या कि कुछ समय बाद ये जो सारी लकड़ी है ये जलकर राख हो जाएगी। तो हमारी नज़र में क्या हो गया कि लकड़ी समाप्त हो गई। ये जो यहाँ पर लकड़ी, ये क्या है, द्रव्य है। ओके, द्रव्य मतलब वस्तु होता है और द्रव मतलब अलग चीज होती है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में आप थोड़ा सा फर्क समझिएगा। द्रव मतलब तरल वस्तु, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, लकड़ी यहाँ पर द्रव्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लकड़ी के जलने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इस लकड़ी के जलने से यहाँ पर जो आग निकली वो एनर्जी के रूप में निकली, और ये एनर्जी सारी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, चाय बनने में। यानी कि इसने चाय को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लकड़ी जो है वो क्या है, द्रव्य है, और इससे ऊर्जा निकली वो थी ऊष्मा। ठीक है, जिसके माध्यम से चाय गर्म हो गई। यानी कि आपको पता होगा कि जो एनर्जी वो कभी समाप्त नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है। यानी कि अब हम यहाँ पर अगर इसका अध्ययन करते हैं कि लकड़ी के गर्म होने पर चाय कैसे बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। या मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं आपके हाथ में कोई बॉल है। ओके, अगर आप इस बॉल को तेजी से फेंकते हैं तो बॉल बहुत दूर चली जाती है। तो यहाँ पर बॉल क्या है, एक द्रव्य है, यानी कि वस्तु है। और दूसरा है कि जब आपने इसे जोर से अपने हाथ से फेंका तो आपकी शरीर की एनर्जी इसमें लगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने जो यहाँ पर गेंद फेंकी वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तरीके का अध्ययन हो गया कि हमने अध्ययन कर लिया यहाँ पर कि हाँ, जब अगर मैंने बॉल स्पीड से फेंकी है तो बॉल इतनी दूर गई। तो ये क्या हो गया, अध्ययन हो गया। ये हर चीज में हो सकता है। ओके, इस बात में सिंपल सा है कि अगर आप हेडपम्प हिलाकर पानी भी भर रहे हैं बाल्टी में, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हेडपम्प है वो द्रव्य हो गया है, और आप हेडपम्प का जो हत्था हिला रहे हैं उसमें आपकी एनर्जी जा रही है। तो यहाँ पर हम इसका अध्ययन करेंगे कि हेडपम्प के हिलाने से बाल्टी भर जाती है। तो ये तो मैं आपको दैनिक जीवन के उदाहरण दे रहा हूँ। फिजिक्स बहुत डीप में सब्जेक्ट है, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि द्रव्य का भी अलग करेंगे, ऊर्जा का भी अलग करेंगे, और दोनों के बीच में क्या क्रियाएं हो रही, जैसे कि ये क्रिया हुई, ये गेंद फेंकना भी क्या हो गई, क्रिया हो गई। ये सारे का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, फिजिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं या भौतिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि भौतिकी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जिस टॉपिक की हमने शुरुआत करी फिजिक्स के अंतर्गत वो है भौतिक राशियां। अब सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर इसके एक डेफिनेशन है, वो जान लीजिए पहले कि भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब आपके अनुसार ये थोड़ी सी टफ डेफिनेशन होगी या समझ में नहीं आएगी। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझाता हूं, फिर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। राशियां क्या होती हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, मान लेते हैं कि आपने कोई शख्स देखा, या हो सकता है कि अगर आप कोई लड़की हो या एक लड़का भी हो, और आपसे पूछा जाए कि तुमसे कोई एक शख्स मिलना आया था, वो कैसा था। ओके, तो आप यहाँ पर अगर उन्हें ऐसा बताते कि उनकी वो कुछ ठीक ठीक इतना लंबा था या ऐसा कुछ था, या उसका कुछ वजन था, या आप यूं कह दोगे कि वो लड़का कैसा था, तो आपने कह दिया कि शर्मा जी के लड़के जैसा था। ठीक है, लेकिन इस बात को समझिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ, अगर आप यूं कह देते कि वो लड़का दिखने में कैसा था, तो आपने कह दिया कि हाँ भाई सलमान खान जैसा था, या अगर आप कह दोगे कि चंकी पांडे जैसा था, तो ये बात ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं जा पा रहे हैं। अगर मैं कह दूं सलमान खान, तो सलमान खान, तो फिर मैं वही सोच रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है कि अगर मैं उसको ऐसे डिफाइन करूं, या आप उस शख्स को ऐसे डिफाइन करें कि उस शख्स की जो लंबाई थी वो लगभग 5 फीट रही होगी और उसका वजन 68 किलो रहा होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं ऐसे कि उसकी 5 फीट लंबाई और वजन 68 किलो है, तो आपके दिमाग में मोटी मोटी चीज आ जाएगी कि हाँ, वो शख्स कुछ ऐसा रहा होगा। यहाँ फेस की बात नहीं कर रहे हम, कि अगर आप लगाएंगे अंदाजा 5 फीट का कोई 68 किलो शख्स कैसा दिखाई देगा, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा।
अब यहाँ पर अगर मैं ये कहता है कि वो सलमान खान या चंकी पांडे जैसा दिखता है हेल्थ हाइट में या किसी और जैसा दिखता है, तो मैं एक्यूरेसी पे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि हाँ वो 5 फीट लंबा था, 68 किलोग्राम उसकी लंबाई है यहाँ पर, ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से अब समझ में आ जाएगी कि हाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, राशिया कहलाती है। यानी कि अब आपने यहाँ पर 2 टर्म्स देखी है, लंबाई और भार। अब ये जो शब्द हैं लंबाई और भार, यही क्या है आपके लिए, राशियाँ। यानी कि लंबाई के लिए आपने 5 फीट यूज किया, ये तो मात्रक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक समझने के लिए कि एक्यूरेसी के लिए हम कुछ कीवर्ड लेकर आ रहे हैं, वो क्या कहलाती है, राशिया कहलाती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए तो इस लंबाई को मापने के लिए फिर हम और कीवर्ड लेकर आते हैं, वो कहलाते हैं मात्रक। जैसे कि लंबाई को हमने किस में मापा, फीट में, और भार को हमने किस में मापा, किलोग्राम में, ये कहलाते हैं मात्रक। तो चलिए कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अब मैं फिर से आता हूँ। अब यहाँ पर लाइन लिखी हुई थी कि भौतिकी के नियमों में जिन राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियम लाइक दैट, जैसे कि गति के नियम की हम बात करें न्यूटन की, तो गति के नियम में स्वाभाविक सी बात है कुछ चीजें यूज होती हैं, उसमें भार का जरूर यूज होगा या लंबाई आएगी सही, अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर ये भार है, ये जो लंबाई है, ये क्या है, या जिन पदों में इनको व्यक्त कर रहे हैं, यही तो क्या है, भौतिक राशियां। सिंपल सा है यहाँ पर कि अगर मेरा नाम भूपेंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए सटीकता है, अगर कोई भी 10 लोगों की भीड़ में भूपेंद्र कहता है तो मैं आसानी से जो कह रहा हूँ उसको पहचान पाऊंगा। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं होता और किसी को हम ए, यो या कुछ तो भी कह के बुलाते, सटीकता आती, बिल्कुल भी नहीं आती। तो जो राशियां हैं वो क्या होती है कि किन्हीं भी नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाती, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ पर समझिए, कंफ्यूज मत होइए, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमें कुछ दर्शाने के लिए कुछ चाहिए था, वो हमने ले लिया। हम नाक को नाक क्यों कहते, कान क्यों नहीं कहते, क्योंकि चला आ रहा है, बस वही वाली बात है यहाँ पर कि किन चीजों को सटीकता के लिए हमने यहाँ पर इन टर्म्स को यूज किया है। अब आगे हम यहाँ पर चलते हैं और आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब जो राशियां होती है वो 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। ये तो आप लगभग 7वीं 8वीं या 6ठी से विज्ञान में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको असली मतलब इनका अच्छे समझाने वाला हूँ। अदिश राशियों की डेफिनेशन पे हम चले पहले कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती हैं, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। लाइक दैट द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। ये रटा हुआ है आपका, लेकिन अब इस चीज को समझिए। सबसे पहली बात, इसमें मैग्नीट्यूड या परिणाम मतलब क्या होता है। परिणाम मतलब होता है कि नेट क्वांटिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा वजन अगर 50 किलो है तो ये मेरा परिणाम है, ठीक है। यहाँ से मंदसौर से नीमच की लंबाई 50 किलोमीटर है तो ये परिणाम है। ओके, मतलब कुछ भी, घड़ी में अगर 10 बज रहे हैं तो ये परिणाम है। मतलब किसी भी चीज की कोई सटीकता से अगर हम दर्शा रहे हैं राशि के रूप में तो उसका परिमाण है। ओके, इस बात को समझिए। अगर आपका मोबाइल 200 ग्राम का है तो ये आपके मोबाइल का क्या हो गया, परिमाण हो गया। या आज अगर तापमान कितना है, 68 ज्यादा हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, तो ये क्या हो गई, चीजें परिमाण हो जाती हैं। लेकिन तो वही बात है यहाँ पर कि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान। अब इनको समझते हैं। इस चीज को समझिए आप कि अगर कोई वस्तु की दिशा जहां तक बिल्कुल सीधी है, कोई भी वस्तु, जैसे घनत्व की अपनी एक दिशा होती है, तापमान का भी होता है, अगर इनकी दिशा एक सीध में है तो वहां तक ये क्या है, सब सदिश राशियां हैं। लेकिन जैसे अगर इनकी दिशा थोड़ी सी भी पलटी, ओके, वो क्या हो जाती है, अदिश हो जाती है। यहाँ दिशा से मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है। अगर ये मैंने लाइन खींची और लाइन जहां तक सीधी है और उसमें अगर ये सारी टर्म्स फिट हो रही हैं तब तक ये क्या है, सदिश है। लेकिन ये थोड़ा सा भी अगर अपनी दिशा से हीन होती है और इधर उधर भी घूम जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, अदिश राशियां हो जाती हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इन एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि ये किस प्रकार से आपके लिए क्या है, अदिश राशियां। सबसे पहले आप देखिए विद्युत धारा का मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आप यहाँ पर ये इमेज देखेंगे तो आप देखेंगे वायर यहाँ तक तो सीधा जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर घूम गया है। मतलब क्या होगी, इसकी दिशा चेंज होगी, उसके बाद ये वायर यहाँ से ऐसा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वायर हैं जो घूम रहे हैं। यानी कि विद्युत धारा एक दिशा में कभी नहीं जाती, वो क्या करती है, घूमती रहती है।
अगर आप जहां बैठे हैं अपने आसपास भी नजर दौड़ाइए, जो करंट होता है वो कभी एक दिशा में नहीं जाता, वायर को आप जिस तरफ मोड़ोगे उस तरफ मुड़ गया है, यानी कि इसकी जो एक निश्चित दिशा होनी चाहिए थी वो दिशा नहीं बची है और ये अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। इस हिसाब से क्या हो गया, अदिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तापमान भी एक अदिश राशि। कैसे? अगर आप गैस चूल्हा जलाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि इससे निश्चित दिशा में आपको तापमान लग रहा हो, यानी कि अगर आपने बर्नर जलाया तो सिर्फ यहाँ तक गर्मी लग रही, जैसे इधर गए तो यहाँ पर कोई गर्मी नहीं, यहाँ पर भी कोई गर्मी नहीं, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप ये जलाते हैं और इसके ऊपर कुछ भी तपेली रखते हैं, इसके अलावा तवा भी रखते हैं, तो पूरा सब चारों तरफ क्या होती है, उसकी गर्मी फैलती है, यानी कि इसकी क्या है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल देखें जैसे कि आयतन, तो स्वाभाविक सी बात है, आयतन किसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर कोई जगह घेरती है उससे हम आयतन कहते हैं। अब इस गिलास की कोई निश्चित दिशा तो है नहीं, इसने इधर भी जगह घेर रखी है, थोड़ी इस तरफ भी घेर रखी है, थोड़ी ऊपर हवा में घेर रखी है, थोड़ी नीचे घेर रखी है, या ये जो पानी इस गिलास के अंदर भरा है इसने भी जो जगह है अपनी कोई निश्चित दिशा में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो पानी है बिल्कुल ऐसा डंडी जैसा इसमें भरा हुआ है, पूरी ग्लास में फैल के भरा हुआ है, अगर आप इसको ढोलोगे तो इसकी दिशा इधर उधर घूम जाएगी। यानी कि इस बात को आप समझिए कि जिनकी अगर निश्चित दिशा नहीं है और थोड़ी सी भी दिशा ऐसे से ऐसे हो गई, वो सारी राशियां किस में चली जाती हैं, अदिश राशियां चली जाती हैं। तो मैं यहाँ पर इतना समझता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे कि चाल है, घनत्व है, द्रव्यमान, समय, इनको मैं आपको आगे जैसे जैसे इनके चैप्टर आएंगे तब क्लियर करता जाऊंगा कि ये अदिश राशियां क्यों हैं। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है सदिश राशियां। अब सदिश राशियां क्या होती हैं, तो यहाँ पर फर्क क्या आ जाएगा, वही दिशा वाला। पहली डेफिनेशन में हम देखें तो वैसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब ये योग के निश्चित नियम क्या होते हैं, तो ये तो जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए जाते हैं तब यूज होता है। तो यहाँ पर आप परिभाषा तक रखिए, इसको आप यहाँ पर इधर समझने की कोशिश मत करिए, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसके उदाहरण क्या क्या है, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, विद्युत तीव्रता। अब यहाँ पर ये मैं आपको एग्जाम्पल अभी क्लियर नहीं करूंगा, ये आगे क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि अगर आप ए स्थान से बी स्थान तक जाते हैं तो यहाँ पर अगर ये दिशा बिल्कुल सीधी है तो यहाँ पर जितनी भी राशियां अगर ऐसी हरकत करती है जिनकी दिशा बिल्कुल सीधी होती हैं, वे सारी क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। आई बात आपको समझ में? जैसे कि जो वेग होता है, विस्थापन होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करूंगा, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि वेग, विस्थापन, बल, संवेग सदिश क्यों है। क्योंकि याद रखिएगा कि विस्थापन क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो हमेशा कैसी होगी, एक दिशा में होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। और रही बात, फिर से अगर आपको समझने में दिक्कत हो कि परिमाण क्या होगा, तो परिमाण से मतलब होता है यहाँ पर कि यही इस वस्तु से इस वस्तु तक हमने दूरी तय करी, तो यहाँ पर इसकी जो कुल लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। तो अगर सदिश के एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिए हैं, जैसे अदिश के दिए थे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि वेग और विस्थापन किस प्रकार से सदिश है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार कीजिए। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। अब आगे हम देखते हैं, अब बात आती मात्रक और इकाई की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, राशियां पढ़ी, ठीक है, और जितने भी एग्जाम्पल हम देख रहे थे, ताप, ठीक है, इसके अलावा आयतन हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, ये सारी क्या थी, राशियां थी। अब यहाँ पर हम समझे सबसे पहले कि मात्रक या इकाई की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी कुछ कि किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं और किसी दी हुई राशि के मात्रक से तुलना करने की क्रिया मापन कहलाती है। सिंपल तरीके समझे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो रास्ता है ये इंदौर से भोपाल जाता है, ठीक है। अब इंदौर से भोपाल की हम कह सकते हैं लंबाई या दूरी, ठीक है। लंबाई अगर ज्यादा हो तो उसके लिए दूरी टर्म यूज होती है, तो दूरी और लंबाई सेम ही होता है, फर्क नहीं है इसमें। अगर मैं इंदौर से भोपाल जाता हूं तो अगर मैं इससे ये पूछा जाए कि इसकी दूरी कितनी है, तो मैं ये कह देता हूं कि इंदौर से भोपाल की दूरी उतनी है जितनी कि इंदौर से
धार की है। ओके, हालांकि इतना है नहीं, पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि इंदौर से भोपाल की दूरी उतनी है जितनी कि इंदौर से धार की। तो आपके दिमाग में सटीकता नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इंदौर गाड़ी से जाना चाहते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास प्लेटिना है जो 80 का एवरेज देती हैं, तो फिर आपको यहाँ पर अगर किलोमीटर पता पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास दूसरी गाड़ी जो 30 का एवरेज देती हैं, तो अगर आपको किलोमीटर नहीं पता पड़ेंगे तो फिर आपको आइडिया भी नहीं होगा कि मुझे अपनी गाड़ी में कितना तेल डलवाना है। लेकिन अगर ये पता पड़ जाए कि इंदौर से भोपाल की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है, 580 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी प्लेटिना गाड़ी जो एवरेज अच्छा दे रही, तो आप इसके अनुसार 580 में 80 का भाग लगाकर अपनी गाड़ी में उतना अनुसार क्या डलवा लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 30 का एवरेज दे रही तो फिर आप क्या करेंगे, 580 में 30 का भाग देके उस हिसाब से उतना पेट्रोल डलवा लेंगे। यानी कि जो मात्रक होते हैं वो इसलिए होते हैं कि सटीकता कंफर्म हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि उस व्यक्ति की जो लंबाई थी वो 5 फीट थी, तो हमें एक आइडिया हो जाता है। या अगर आपसे कहे कि जैसे खली की लंबाई 7 फीट है, तो हमारे दिमाग में आता है अरे बाप रे इतना लंबा। तो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं कि किसी भी शख्स की हाइट, लंबाई, दूरी, समय, ये सारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मात्रक हो जाते हैं। ओके, तो ये मात्रक की जो डेफिनेशन है अब मैं आपको फिर से यहाँ पर ले चलता हूँ, तो अब आपको चीज क्लियर हो जाएगी। यानी किसी भी राशि को माप करने के लिए उस राशि के परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है, जैसे कि लंबाई है, ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई के लिए हमने मानक क्या माना, किलोमीटर मान लिया, और ये किलोमीटर हमने एक नाम दे दिया है, क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो यही वाली बात है कि उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसे उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो अब राशि के कौन कौन से मात्रक होते हैं ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो खासकर 3 मात्रक मोस्टली यूज किए जाते हैं, जैसे कि लंबाई के लिए किलोमीटर यूज किया जाता है, इसके लिए जो आपका भार होता है उसके लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड। हालांकि इसके अलावा ये भी होता है कि जो एसआई मात्रक होते हैं उसमें लंबाई के लिए मीटर यूज होता है बेसिक यूनिट में, और यहाँ पर भार के लिए तो किलोग्राम ही यूज होता है, और समय के लिए सेकंड यूज होता है। ये जो यहाँ पर कुल मिला के एक तो लंबाई, ठीक है, इसके अलावा एक भार और एक समय, ये बेसिक स्टार्टिंग के 3 राशियां होती हैं जिनके मात्रक क्या क्या है यहाँ पर। तो लंबाई का मीटर मात्रक होता है, भार का किलोग्राम मात्रक होता है, और समय का सेकंड होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक क्या होते हैं, जो राशियां हैं उनके मात्रक हैं। अब जो मात्रक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। चलिए तो अब इन्हें समझ लेते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, आगे और मैं मात्रक आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो फंडामेंटल यूनिट है या मूल मात्रक, यानी कि जो बेसिक और शुरुआती होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि आपके सामने जो टेबल है ये भौतिक राशियां हैं और इसके सारे मात्रक हैं। अब लंबाई को मापने के लिए मुझे सिर्फ एक ही टर्म यूज करना पड़ती, मीटर, या इसके लिए मुझे ऐसा मीटर इंटू सेकेंड यूज नहीं करना पड़ता है, या मीटर स्क्वायर यूज नहीं करना पड़ता है। यानी कि ये पूरा क्या है, स्वतंत्र है, एक ही टर्म्स में यूज कर रहा हूं, इसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। जैसे कि द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ठीक है, इसके अलावा समय के लिए सेकेंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो ये प्रमुख 7 मूल मात्रक होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, प्री अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। अब यहाँ पर जब मैं आपको व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाऊंगा तो मूल मात्रक और क्लियर हो जाते हैं कि किस प्रकार स्वतंत्र हैं। हाँ, इसमें से अगर किस बच्चों को डाउट हो कि ये 2 मात्रक हमें क्लियर नहीं होते कि ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये कौन सी 2 राशियां हैं, चलिए तो इसे भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ज्योति तीव्रता जो है, हालांकि अब तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन पहले क्या होता था, या फाइनली अगर कोई भी जैसे बल्ब जल रहा है तो ये अपना प्रकाश कितनी दूरी तक फैलाएगा, इसके लिए जो तीव्रता मापी जाती है वो कैंडेला मापी जाती है। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि 1 मीटर तक इसका प्रकाश गया है, और यहाँ पर 1 मीटर का ये पूरा का पूरा आवृत्ति बनी है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कितनी तीव्रता के साथ में ये प्रकाश कितने समय में इतना एरिया कवर कर रहा है। तो इन सब के लिए एक टर्म यूज होती है कैंडेला। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था कि जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती से कितना प्रकाश निकल रहा है, कितनी तीव्रता के साथ में निकल रहा है, उसके लिए ज्योति तीव्रता के रूप में कैंडेला यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और है पदार्थ की मात्रा। तो इस राशि में क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं।
तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये कोई भी पदार्थ होता है उसके जो परमाणु होते हैं उसको मापने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर। जैसे कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो अगर किसी भी वस्तु में कुल इतने एटॉम मिले, कितना 6.0 गुणित 10 की घात 23 एटॉम अगर मिल जाए तो उसे कहेंगे पदार्थ 1 मोल का हो गया है। जैसे कि अगर 12 ग्राम हो कार्बन ले रहे हैं, इसका हम वजन तोल रहे हैं यहाँ पर, और इसका वजन तोलने पर, वजन यानी कि एटॉम के रूप में, इसका वजन तोलने पर इतने एटॉम इसमें निकले तो 1 मोल हो गया। अगर इसे बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे तो वो उसके अनुसार मोल में बांट लिया जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, पदार्थ की मात्रा बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है। यहाँ पर हम या हमारी जो नग्न आंखों से इसे हम तोल नहीं सकते, इसके लिए बहुत बारीकी से फिजिक्स में जो उपकरण होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। बाकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ये तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे और ये सारे इनके एसआई मात्रक हैं। चलिए, तो आई होप यहाँ पर जो मूल मात्रक हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आता है, हाँ, 2 मात्रक और बचते हैं इसके, वो होते हैं संपूरक या कोण या संपूरक मात्रक इसे कहते हैं। इसमें 2 कौन कौन से बच गए? 7 तो इसे कहते हैं कि ये मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं, संपूरक कोण भी होते हैं। इसमें से एक समतल कोण राशि होती है जिसका मात्रक रेडियन है और दूसरा ठोस कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ ये दोनों एक्चुअल में यूज कहाँ होते हैं। देखिए, अगर ऐसी कोई भी समतल गोलाकार वस्तु होती है, ठीक है, समतल होती है लेकिन वो कैसी हो, वृत्तीय हो, तो उसका अगर कोण मापना हो तो उसके कोण को समतल कोण के रूप में मापा जाता है जिसके लिए रेडियन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पर ये जो कोण मापना हो कि ये कोण कितना बना, या जैसे कि ये डिस्क है, इस डिस्क में यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो कोण मापना होता है, इस कोण को अगर मैं थीटा मापता हूँ तो इसके लिए जो टर्म्स यूज होगी उसे कहेंगे हम थीटा रेडियन। ओके, तो ये होता है समतल कोण। इसके अलावा अगर ठोस कोण हो, ठोस कोण कैसे यूज होगा, तो इसके लिए कोई भी गोलाकार वस्तु जो 3D फॉर्म में हो, ठीक है, ये किस फॉर्म में थी, 2D फॉर्म में थी, और ये है 3D फॉर्म में। जैसे कोई फुटबॉल ले लिया, अगर फुटबॉल के अंदर का हमें कोण मापना हो तो उसके लिए स्टेरेडियन टर्म्स यूज की जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे। तो इसके केंद्र से लगाकर इसके बाहर की सतह तक आते आते यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा इससे लगाकर अंदर तक का, ठीक है, ये थोड़ा बना पाना संभव नहीं, यहाँ पर ऐसे समझ लेंगे। यहाँ तक ये जो इतना कोण बनेगा इसके लिए जो टर्म्स यूज की जाएगी वो की जाएगी यहाँ पर स्टेरेडियन, या पूरा कोण भी हम ले सकते हैं। तो ये 3D फॉर्म के लिए स्टेरेडियन यानी कि ठोस कोण के लिए यूज होता है, और 2D फॉर्म के लिए रेडियन समतल कोण की जो राशि है उसको दर्शाने के लिए यूज होता है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा था व्युत्पन्न मात्रक, मैं आपको फिर से बता दूं, हम मात्रक पढ़ रहे थे। मूल मात्रक हम पढ़ चुके हैं जो 7 थे, और इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक थे। इसके अलावा दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक या इकाई। अब ये क्या होता है इसे समझिए। तो पहले इसकी परिभाषा कि किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाई में व्यक्त किया जाता है उससे कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न मतलब होता है कुल मिला के 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर जो कोई भी बनता है उसे कहते हैं व्युत्पन्न होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो क्षेत्रफल, आयतन, चाल और घनत्व, ये जो राशियां हैं इनके जो मात्रक होते हैं यहाँ पर उनको जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, मीटर क्यूब में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्षेत्रफल मुझे मापना है तो इसके लिए मात्रक 2 यूज हो रहे हैं। कैसे? एक तो ये वाला मीटर यूज हो रहा है, इसके अलावा एक और ये वाला, यानी कि 2 लंबाई का मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर गुणा कर रहा हूं, तब जाके क्षेत्रफल का मात्रक बना है। तो इस हिसाब से ये स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर एक ही मीटर होता यानी कि एक ही टर्म्स होती तो ये स्वतंत्र हो जाता, लेकिन ये मीटर इंटू मीटर 2 से मिलकर बना है तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक। या आयतन का भी हम ले ले तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर ये वाला भी मीटर यूज करेंगे, यहाँ पर से यहाँ की जो लंबाई है इसको भी हम मीटर में नापेंगे, और यहाँ पर जो गहराई है, ठीक है, ये यहाँ वाली, ये भी हम मीटर में नापेंगे। तो यहाँ पर 3 मात्रकों का हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर चाल की बात करें तो चाल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 चीजों से मिलकर बना है। एक तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर, और यहाँ पर समय का मात्रक घंटा। तो दोनों से मिलकर ये बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। तो ऐसे जो भी मात्रक दिखते हैं आपको सारे जो स्वतंत्र नहीं है, जिसमें डबल या टिबल कोई भी यूज हो रहा है, चाहे बटे में हो चाहे गुणे में हो,
वो सारे व्युत्पन्न मात्रक में आ जाएंगे। तो आई होप आपको जो व्युत्पन्न मात्रक या इकाई है वो क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं और हम देख लेते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब, चाल का मीटर पर सेकेंड, वेग का भी सेम होता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड। तो आप जितने भी देख रहे हैं जैसे बल, संवेग, आवेग, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये क्या है, सारी राशियां हैं। और इन राशियों के जो मात्रक देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सिंगल नहीं है, ये कम से कम 2 या 3 से मिलकर बने हैं। जैसे कि ये न्यूटन इंटू सेकेंड से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अलावा ये किलोग्राम और इसके अलावा सेकेंड स्क्वायर से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आप देखेंगे कि अधिक से अधिक इसमें क्या हो रहा है, जो मात्रक हैं वो यूज हो रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये सारे मात्रक एसआई मात्रक होते हैं। एसआई मात्रक में क्या होता है, मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ। एसआई मात्रक में ये होता है कि जहां पर अगर लंबाई को मीटर में मापा जाए, ठीक है, इसके अलावा जो द्रव्यमान है उसे किलोग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। इसे एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और एसआई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। तो अभी जितने भी यूज होते हैं मात्रक वो एसआई मात्रक होते हैं। इसके अलावा सीजीएस पद्धति भी होती है, फुट पाउंड सेकंड भी होती है। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है यहाँ पर कि जहां पर लंबाई को सेंटीमीटर में और जो वजन होता है उसको ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ये सीजीएस पद्धति कहलाती है। देन इसके अलावा एफपीएस पद्धति में भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जहां पर लंबाई को फीट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है, वो होता है एफपीएस पद्धति। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है इनमें, एसआई, सीजीएस और एफपीएस में। कोई फर्क नहीं है, बस मापने के लिए जो मात्रक हैं वो अलग अलग यूज यहाँ पर कर लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा अगर हम चले यहाँ पर आगे और कुछ अन्य मात्रकों की तरफ, तो उसमें आएगा खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। अब खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं खगोलीय इकाई। इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी के लिए जो टर्म्स यूज की जाती है वो है खगोलीय इकाई। जो कितनी है, तो वो है 1.495 गुणित 10 की घात 11 मीटर। हाँ, अगर किसी के मन में डाउट हो गया 10 की घात 11 क्या है, तो 10 के पीछे अगर आप 11 जीरो लगा लेंगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर लिखने का तरीका होता है फिजिक्स में कि इतने जीरो ना लगाकर वो क्या करते हैं, घात लगा देते हैं, सिंपल सा। और बाकी ये तो 1.49 ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करके एक निश्चित राशि निकल जाती है। इसके अलावा एक और टर्म्स आता है प्रकाश वर्ष। ये क्या होता है, ये आपने बहुत सारी बार सुना होगा। तो प्रकाश वर्ष मतलब होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। निर्वात मतलब होता है जहां पर बिल्कुल भी वायु ना हो उसे। और यहां पर क्या है कि अगर जो प्रकाश की किरण है 1 साल में कितनी दूरी चलती है, दूरी मतलब कितने किलोमीटर वो चलती हैं, कितने मीटर चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इसको मैं आपको और अच्छे समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो कितने साल में पृथ्वी तक आता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा होगा 8 मिनट में आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई और दूर तारा हो और 1 साल में अगर वो पृथ्वी तक आता है, तो वो 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। जो कितना होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। यानी कि जो प्रकाश होता है सूर्य का वो 1 साल में 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर चल जाता है। या इसके लिए ये भी यूज होता है 9.46 गुणित 10 की घात 13 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। तो हालांकि यही टर्म्स आप याद रखें, ज्यादातर 15 मीटर वाली यही यूज होती हैं। तो 15 मतलब 10 के आप पीछे इतने जीरो लगा देंगे 15, तो ये हो जाएगा इतना पूरा का पूरा टर्म्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की किरण जो है वो 1 वर्ष में इतनी दूरी तय करती है। इसके अलावा अगर हम और देखें यहाँ पर, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई वो है पार्सेक, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं कि जो प्रकाश वर्ष होता है यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है कि लंबी दूरी मापने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है, जैसे कि हमने सुना है कि सूर्य से जो पृथ्वी उसके बीच की कुछ निश्चित दूरी है। तो आप क्या सोचते हैं, सूर्य से कोई हमने यहाँ पर इंच टेप लगा के, पृथ्वी से इंच टेप लगा कर सूर्य तक भेजी होगी, ऐसा नहीं होता। होता क्या यहाँ पर कि पृथ्वी से जो प्रयोगशाला होती है वहां से क्या होता है कि प्रकाश को भेजा जाता है सूर्य तक, या जैसे यहाँ पर कोई बीच में चंद्रमा आ गया उस तक भेजा जाता है।
और यहाँ पर देखा जाता है कि हाँ, इसको समय जो दूरी तय करने में जितना समय लगा उसके अनुसार यहाँ पर उसका जो दूरी है वो माप ली जाती है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए, ब्रह्मांड की दूरियां तय करने के लिए प्रकाश वर्ष को ही यूज किया जाता है। इसमें निश्चित समय से प्रकाश को भेजा जाता है और जब वह किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच जाता है जितने समय में, उसके अकॉर्डिंग जो वैज्ञानिक होते हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि कैसे क्या किया जाता है, मेंस में इतना भी डीप में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जो पार्सेक होता है वो दूरी की सबसे लंबी मात्रक होता है, दूरी का सबसे लंबा मात्रक होता है। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर आप इस टर्म में, इस बात को समझिए आप यहाँ पर कि इस टर्म में इसका और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है 3.08 10 की गुणित 26 मीटर। या इसके लिए ये भी यूज किया जाता है कि 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा कि 1 पार्सेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो 3.26 में अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ी दूरी यहाँ पर निकल के आएगी। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो भी किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, लेकिन ये बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर आज के वीडियो लेक्चर में मैंने जो भौतिकी का पूरा भौतिक राशियां और जो मात्रक समझाए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे गति के नियम की, और वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फाइनली याद रखिएगा, क्वालिटी मीन्स PSC अड्डा एंड अदर देन आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।